हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप खुल्लर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल होता है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का और साथ ही साथ सिटीजन्स का, जिसका मेन मकसद ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली वो करें। एक बहुत ही फेमस कोट है लॉर्ड एक्टन की, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अगर एक जगह पर शक्तियां बहुत ज्यादा केंद्रित होती हैं तो वहां पर डर भी बना रहता है कि ऐसी सिचुएशन में जो शक्तियां हैं उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही हम देखते हैं कि जो प्रशासन होता है उनके ऊपर भी कंट्रोल होता है कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके, यानी कि दे शुड नॉट यूज देयर पावर इन अ डिसपोर्टिक मैनर, मतलब तानाशाह वो ना बने, अपनी पूरी तरह से मनमर्जी पे उतर ना आए। इसके लिए उनके ऊपर कड़ी निगरानी होती है। साथ ही साथ उनकी ये जिम्मेवारी भी होती है कि वो सभी लोगों के जो भी राइट्स होते हैं, जो लिबर्टी होती है, वो पूरी तरह से उनको एक्सरसाइज करने का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है वो हमें 2 तरीके का देखने को मिलता है। एक तो होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। जब हम बात करते हैं इंटरनल की, तो इसमें हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी ढाँचा ही कुछ इस तरीके का होता है हर एक प्रशासन का, जिसमें जो सिविल सर्वेंट होते हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो इसके बीच बंधे होते हैं। जैसे कि बजटरी सिस्टम, पर्सोनल मैनेजमेंट, एफिशिएंसी सर्वे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, हायरार्किकल ऑर्डर, इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो ये तो मतलब सिस्टम का ही पार्ट होता है। इससे तो उन्होंने गुजरना ही गुजरना होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक्सटर्नल कंट्रोल भी होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो यही हमारा टॉपिक है आज का। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और सिटीजन्स कैसे कंट्रोल करते हैं प्रशासन को। तो प्रशासन में हम बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की, हमारे पीसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर को विधानमंडल बोलते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी इसको बोलते हैं। हमारे देश में अगर हम बात करें लेजिस्लेचर की, तो वो हम साधारण शब्दों में बोल सकते हैं एमपीज को बोलते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में एमपीज बैठते हैं। वो हमारे देश में हमारे लिए कानून बनाने का काम करते हैं, इसीलिए उनको लेजिस्लेटर भी बोला जा सकता है। तो हम देखते हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल वो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को। तो जहां पर भी हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब कि जहां पर जो सरकार है डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। जैसे कि भारत में लोकसभा के एमपीज होते हैं, वो लोगों के द्वारा ही चुने हुए होते हैं। तो वो लोगों के बिहाफ पे कानून बनाते हैं लोकसभा में बैठकर। और या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। तो जो लेजिस्लेचर होता है, इसको हम सुप्रीम ऑर्गन बोलते हैं किसी भी देश में गवर्नमेंट का। तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं लोगों के, जिनको लोगों ने जितवा के भेजा होता है। ये एक्चुअली में जो विल ऑफ द पीपल है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि उनके द्वारा बनाया गया कानून जो होगा, हम मान के चले कि वो लोगों की ही विल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि दे आर कस्टोडियन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो अ, ये जो एक्सरसाइज की जाती है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मगर साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो भी जहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी और जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर जो प्रशासन है, उनके ऊपर जो कंट्रोल किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, वो अलग-अलग तरीके से किया जाता है। तो हम वन बाय वन, यानी कि पहले पार्लियामेंट को और उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे कि भारत में है, इंग्लैंड में है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, उसमें हम देखते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल होता है, उसकी बात की जाती है, यानी कि सामूहिक जिम्मेवारी की बात की जाती है। इसका मतलब ये होता है
कि जो भी हमारे मंत्री होते हैं, सामूहिक तौर पे कोलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, यानी कि वो लोकसभा के प्रति वो जिम्मेदार होते हैं, उनके प्रति वो आंसरेबल होते हैं, यानी कि उनको अगर वो जवाब करते हैं तो इनडायरेक्टली दे आर रिस्पॉन्सिंग टू द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि जो हमारे एमपीज़ हैं, हमारे लेजिस्लेचर हैं, उनको लोगों ने ही जितवा के वहाँ पर भेजा है। लोगों के द्वारा ही वो इलेक्ट होके आए हैं। सो दे कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट डायरेक्टली। डायरेक्टली वो मतलब लायबल नहीं होते पार्लियामेंट को, ये हमें देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जो भी काम किया जा रहा है मंत्री के द्वारा, वो लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। इट इज द मिनिस्टर हु अस्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर वर्किंग अंडर हिज मिनिस्ट्री, यानी कि कोई भी मंत्री के साथ जो भी उनके अंडर ऑफिसर्स काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं, उनके काम के प्रति जो भी जवाबदेही होगी, वो मंत्री की ही होती है। So parliamentary exercise control over administration through the executive in the following ways। जो हमारे देश में पार्लियामेंट होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल करती है अलग-अलग तरीके से, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है थ्रू एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव को हम बोल सकते हैं, मंत्री भी बोल सकते हैं, मंत्री परिषद बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में सभी जो मंत्री होते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें ये होता है जनरल कंट्रोल ओवर द पॉलिसीज एंड एक्शंस थ्रू क्वेश्चन, डिस्कशन, मोशन ऑफ एंड रेजोल्यूशन। मतलब उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर लंबी डिस्कशन चल सकती है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा का सेशन चलता है, तो वहां पर जो एमपीज होते हैं, वो सभी मंत्री से क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो बजट होता है, बजट की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, और उसके ऊपर फाइनेंशियल जो कंट्रोल होता है, वो हमें एमपीज़ का देखने को मिलता है, यानी कि उनकी भी अप्रूवल की हमेशा ज़रूरत रहती है। देन डिटेल्ड कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर थ्रू कमिटीज़। बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं, जो कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव जो भी मैटर होंगे, उनके ऊपर निगरानी रखने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस की। जो लेजिस्लेचर होती है, विधानमंडल होती है, जिसको विधायिका भी बोला जा सकता है, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है देश के लिए कानून बनाना, ठीक है? हर एक जगह पे, हर एक देश में जो लेजिस्लेचर होगी, उसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है देश के लिए कानून बनाना। अगर मान लो कोई कानून में सुधार की ज़रूरत है, यानी कि संशोधन की ज़रूरत है, तो वो भी इन्हीं के द्वारा की जाएगी। अगर मान लो कोई क ऐसा कानून है जिसकी वर्तमान समय में किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है, तो उसको रिपील भी किया जा सकता है, कैंसल भी किया जा सकता है। साथ ही साथ यही डिसाइड करते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन कैसी सिचुएशन में वो काम करेंगे, उनका ढांचा कैसा होगा, कौन-कौन सी उनकी शक्तियाँ होंगी, कौन-कौन से उनके फंक्शंस होंगे, एंड सो ऑन। सारा कुछ इन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाता है। देन पार्लियामेंट मेक्स लॉ इन अ स्केलेटन फॉर्म। जो एमपीज़ होते हैं, वो एक मतलब ढांचे की तरह कानून बनाते हैं, और उस जैसे शरीर का ढांचा होता है, उस शरीर के ढांचे में जान डालने का काम जो होता है, वो हमारे देश के मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। तो मेनली जो कानून बनाने का अधिकार जो सही मायने में होता है, वो मंत्रियों के पास ही होता है। अब बहुत सारे तरीके होते हैं, जहाँ पर जो हमारे मंत्री होते हैं देश के, वो एमपीज़ को आंसरेबल होते हैं। जैसे अ, सदन चलती है, सेशन स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है। तो क्वेश्चन आवर में हम देखते हैं कि जब भी सेशन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन आवर से ही शुरुआत होती है। इसमें सारे एमपी जो होते हैं, वो क्वेश्चन्स पूछते हैं मंत्रियों से। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन्स होते हैं, जैसे स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि मंत्री बोल के ही जवाब दे देंगे, और दूसरा होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं कि रिटन में आंसर देने की ज़रूरत होती है, और तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं कि नीड टू गिव अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। तो 10 डेज का नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है, जब हम बात करते हैं शॉर्ट नोटिस। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है 0 आवर। तो 0 आवर में क्या होता है कि देखो, इंडिया की वैसे तो प्रोसीजर में इसके बारे में कहीं पे भी बात नहीं की गई, मगर ये इंडिया की ही मतलब ये इनोवेशन है, जो हमारे देश की लोकसभा है, उसी की ये इनोवेशन है। उसी में हम देखने को मिलता है अ ऐसे मैटर्स को उठाया जाता है यहाँ पर, जिसकी एक्चुअली में पहले में बात नहीं की जाती हुई। यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट जो इश्यू होगा,
वो 0 आवर में डिस्कस किया जा सकता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये इंडियन इनोवेशन है, वैसे ये हमने जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो सिस्टम है इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है, वहाँ पर हमें 0 आवर का सिस्टम नहीं देखने को मिलता। उसके बाद हम हाफ एन आवर डिस्कशन भी कई बार देखते हैं, यानी कि रेजिंग अ डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। अगर कोई ऐसा इश्यू है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर भी हमें डिबेट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मतलब फैक्ट्स की बात की जाती है, और हफ्ते में 3 दिन हमें हाफ एन आवर की डिस्कशन देखने को मिल सकती है। देन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। तो ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होती है, मतलब दिन में 2.5 घंटे हो सकती है। इसमें भी जो पब्लिक इम्पोर्टेंट इश्यूज जो होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। स्पीकर जो होते हैं वो 2 दिन निर्धारित कर सकते हैं, और इसकी जो शुरुआत है हमारे लोकसभा में 1953 में हुई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि वेरियस अदर occasions available to raise एंड क्रिटिसाइज द एडमिनिस्ट्रेटर। जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो भी कामकाज किया जा रहा है उसके ऊपर अगर कोई कमी लगती है तो बहुत सारे और भी स्टेजेस होती हैं, बहुत सारे और भी मौके होते हैं जब इसके बारे में बात की जा सकती है। जैसे कि इनॉग्रल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, introduction of several bills for enactment of laws, and introduction and passing of resolution on matter of general public interest। इसके अलावा कॉलिंग अटेंशन। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि अटेंशन दिलवानी, यानी कि मंत्री की अटेंशन दिलवाने की यहाँ पे बात की जा रही है। So to call the attention of a minister to a matter of urgent public importance, जो लोगों से बहुत ही ज्यादा important issue जुड़ा हुआ होगा, उसके बारे में मंत्री कुछ बोले, ऐसा हम उनसे उम्मीद करते हैं। तो ये भी भारत की ही इनोवेशन है। 1954 में लोकसभा में ये स्टार्ट हुआ था। देन एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है स्थगित करना। तो अगर लोकसभा स्थगित करनी है तो 50 मेंबर की यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, तो तब एडजॉर्नमेंट मोशन हम देख सकते हैं। इसमें हम मेनली देखते हैं कि एक मंत्री के खिलाफ कई बार उसकी निंदा की जाती है। मान लो उसका जो काम किया जा रहा है वो किसी को पसंद नहीं आता, या फिर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऐसी दे दी है जिसका विपक्ष पूरी तरह से विरोध करता है। तो ये हमें सिर्फ लोकसभा में देखने को मिलता है, राज्यसभा में हमें नहीं देखने को मिलता है। एंड इट लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 आवर एंड 30 मिनट्स, 2.5 घंटे तक ये हमें चलते हुए देखने को मिलता है। अब इसमें डिस्कस किया क्या होता है, रेज अ मैटर विच इज डेफिनेट, फैक्चुअल, अर्जेंट एंड ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी कि लोगों से जुड़ा हुआ हो, एकदम यहाँ पे फैक्चुअल बात की जाती है। शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर, सिर्फ एक ही मुद्दा होगा और सिर्फ उसी के ऊपर बात होगी। शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट अकरेंस, यानी कि रिसेंटली वो इश्यू हुआ होना चाहिए, ये नहीं कोई 10 साल पुराना इश्यू होगा, वो एडजर्नमेंट मोशन में डिस्कस किया जाएगा। शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, और मतलब बाकी कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया जा सकता, उसी को ही डिस्कस किया जाएगा। अगर कोई इशू मुद्दा कोर्ट में चल रहा है तो उसके बारे में एडजर्नमेंट मोशन में डिस्कशन नहीं हो सकती। देन हम बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। आर्टिकल 75 है, वो ये बोलता है कि जो हमारे सारे मंत्री हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता है सभी मंत्रियों को, मंत्रिमंडल बोला जाता है हिंदी में, ये सामूहिक तौर पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। तो ये पावर में तब तक रहेंगे, कोई व्यक्ति तब तक मंत्री रहता है जब तक इनको लोकसभा में मेजोरिटी होती है। तो इन केस अगर मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी ओपोजिशन के पर्सन के द्वारा चलाया जाता है, वो क्या करेंगे कि स्पीकर को रिक्वेस्ट करेंगे। तो वो स्पीकर को रिक्वेस्ट अगर 50 से ज्यादा मेंबर करते हैं, 50 से ज्यादा मेंबर करते हैं, तो वो एक दिन निर्धारित करेंगे, उस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, यानी कि अविश्वास मत। उस दिन जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनको ये साबित करना होता है कि उनके साथ अभी भी 50% एमपीज खड़े हैं। अगर वो साबित कर देंगे तो गवर्नमेंट अपना जो टेन्यूर होगा वो पूरा करेंगे। इन केस वो साबित नहीं कर पाएंगे तो जो सरकार होगी उसी दिन भंग हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी उसी दिन। देन सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब हम बात करते हैं सेंश्योर मोशन की, तो इसका मतलब है इट शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन, ये क्यों चलाया गया किसी, उसके बारे में रीजन देना होता है। जबकि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया जाता है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन देने की जरूरत नहीं होती। सेंश्योर मोशन जो होता है किसी एक मंत्री के खिलाफ भी
चलाया जा सकता है। जबकि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तो उसमें सारे मंत्री शामिल होते हैं। यानी कि जो भी नो कॉन्फिडेंस का रिजल्ट आएगा उसका असर सभी मंत्रियों के ऊपर हमें देखने को मिलता है। देन एक खास पॉलिसी के ऊपर बात की जाती है जब सेंशन मोशन हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो वहां पे कोई एक मुद्दे की बात नहीं की जाती, ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बारे में ही बात की जाती है। सरकार के ओवरऑल जो कामकाज होता है उसके बारे में बात की जाती है। देन इफ इट इज पास्ड, अगर मान लो सेंशन मोशन पास होता है तो उसका नतीजा ये होगा कि एक मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अपनी सीट पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो उसका नतीजा ये होगा कि जो सारे मंत्री हैं उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा हम देखते हैं बजटरी सिस्टम, यानी कि हमारे बजट की प्रणाली ही देश की किस तरीके से है। मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है जिसके द्वारा वो प्रशासन के ऊपर कंट्रोल करते हैं। यानी कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, इस सभी का जो रिकॉर्ड होता है हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के हाथ में होता है। अल्टीमेट अथॉरिटी टू सैंक्शन द रेजिंग एंड स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड, जो भी सरकार का फंड होता है उसका अल्टीमेटली इस्तेमाल इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसके बाद ऑडिट सिस्टम। अब ऑडिट सिस्टम में हम देखते हैं कि जो भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान पैसा खर्च हो रहा है सरकार के द्वारा, उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कैग के द्वारा, CAG। ये एक डिपार्टमेंट होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। अब ये जो रिपोर्ट करेंगे पार्लियामेंट में, अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और एक तरह के तरीके से बोला जाता है कि ये पार्लियामेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं। यानी कि ये सरकार के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करते हैं। यानी कि ये सारे वो पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं जहां पर अगर सरकार ने मान लो कुछ इलीगल काम किया है, ऐसी एक्टिविटी की है जहां पर पैसे का जो लेन देन है वो एकदम सही से सामने हमें नहीं देखने को मिलता। कई बार सरकारों के द्वारा भी जब घपले किए जाते हैं, करप्शन की जाती है, तो ऑडिट की रिपोर्ट से ही हमें पता लगता है कि कितने लाख का, कितने करोड़ों का घपला हुआ है। देन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी कमेटीज का भी गठन होता है, एस्टेब्लिशमेंट होती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। तो इसकी हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1921 में होती है। इसमें टोटल 22 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, 15 लोकसभा के एमपीज और 7 होते हैं राज्यसभा के एमपीज। इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। इसमें कोई भी मिनिस्टर जो होता है वो अलाउड नहीं होता। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो लोकसभा का स्पीकर ही होता है। जो इनका मेन काम होता है वो होता है टू ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसके बाद हम दूसरी कमेटी के बारे में बात करेंगे, एस्टिमेट कमेटी। तो इसका जो हम देखते हैं कि कमेटी की स्टैब्लिशमेंट है जॉन मथाई की रिकमेंडेशन के द्वारा होती है। ओरिजिनली इसके 25 मेंबर थे, मगर 1956 में इसका नंबर 30 कर दिया गया। लोकसभा के 30 मेंबर हमें इसमें देखने को मिलते हैं। बाकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है, जैसे कि चेयरमैन जो होते हैं उन चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। स्पीकर चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं। इन सभी का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। कोई भी मंत्री जो होगा वो एस्टिमेट कमेटी का सदस्य मेंबर नहीं बन सकता। और मुख्य इनके काम क्या होते हैं, एग्जामिन द एस्टिमेट इंक्लूडेड इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जो भी कामकाज होता है उनका अच्छे से एग्जामिन करना, उनका विश्लेषण करना कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पे पैसा लगना चाहिए, इसके बारे में बात की जाती है। और कई बार इसको इस तरीके से भी डिस्क्राइब किया जाता है एज कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी। डिटेल में हम इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन नेक्स्ट है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। देन ये जो कमेटी है इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1964 में हमें देखने को मिलती है। कृष्णा मेनन की जो रिपोर्ट थी, कमेटी थी, उसके अनुसार हमें ये देखने को मिलती है। कृष्णा मेनन की रिकमेंडेशंस होती हैं, उसके बाद हम देखने को मिलती है। ओरिजिनली इसके 15 मेंबर थे और बाद में इसकी जो नंबर था वो 22 हो जाता है। टोटल जो 22 मेंबर हैं
इनमें से 15 लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के। 1 साल का इनका टेन्योर होता है एंड चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर। जो लोकसभा के स्पीकर हैं वही इनके चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं। राज्यसभा से मेंबर ऑफ द कमेटी हु आर फ्रॉम द राज्यसभा कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन। राज्यसभा का कोई भी मेंबर इसका चेयरमैन नहीं बन सकता। इनके मुख्य काम क्या होते हैं? एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, और दूसरा एग्जामिन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इतना ही यार को आपके लिए सफिशिएंट होगा। देन कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो इसकी जो स्थापना है वो हमें 1953 में देखने को मिलती है। 15 मेंबर इसमें हमें देखने को मिलते हैं। चेयरमैन की जो नियुक्ति होती है वो स्पीकर के द्वारा होती है। सभी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। कोई भी मंत्री इसका हिस्सा नहीं हो सकता। और चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज ड्रॉन फ्रॉम द ओपोजिशन। ओपोजिशन से हमें इसका चेयरमैन कमेटी का देखने को मिलता है। इनके काम क्या होते हैं? फंक्शन इनके होते हैं एग्जामिन एंड रिपोर्ट टू द लोकसभा वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स, बाय लॉज एंड अदर्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो भी शक्तियों का इस्तेमाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्या क्या वो कानून के दायरे में रहते हुए किया जा रहा है या उसके बाहर जाके शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, यानी कि गवर्नमेंट अश्योरेंस जहाँ पे गवर्नमेंट ने दी होगी उसकी यहाँ पे बात की जाएगी। तो इसकी भी स्थापना जो थी 1953 में होती है। 15 हमें इसके मेंबर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक चेयरमैन भी शामिल होते हैं, जिनकी जो नियुक्ति होती है, नामांकन होता है, स्पीकर के द्वारा होता है। इन सभी का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। कोई भी मंत्री इस कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकता। इनका जो मुख्य फंक्शन होगा वो ये होता है एग्जामिन द अश्योरेंस प्रॉमिस अंडरटेकिंग गिवन बाय मिनिस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में बात करते हुए कई बार कुछ वादे होते हैं मंत्रियों के द्वारा किए जाते हैं, तो वो उनको याद करवाए जाते हैं। ये याद करवाने का काम कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस का होता है। देन उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, ये एक्चुअली हर एक डिपार्टमेंट में कमेटी देखने को मिलती है। चाहे हम रेलवे मिनिस्टर की बात करें, चाहे हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वहां पे हमें स्टैंडिंग कमेटी देखने को मिलती है। 1993 में उस वक्त 17 डिपार्टमेंटल कमेटीज बनती हैं, जिनका मेन मकसद यही होता है कि कैसे फाइनेंशियल कंट्रोल किया जा रहा, फाइनेंशियल कंट्रोल करना होता है, साथ ही साथ टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। जो हमारे मंत्री होते हैं उनके ऊपर लेजिस्लेचर का एक तरीके से कंट्रोल होता है। तो लेजिस्लेचर के यानी कि एमपीज ही होते हैं इसके सदस्य। ईच स्टैंडिंग कमेटी, यानी कि बहुत सारी कमेटीज होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज। हर एक कमेटी के 45 सदस्य होते हैं, 30 होते हैं लोकसभा से और 15 होते हैं राज्यसभा से। और लोकसभा से ही स्पीकर का नामांकन होता है और nominated by the speaker while the member of the Rajya Sabha are nominated by the chairman। तो इसके बाद हम बात करेंगे अ मिनिस्टर कैन नॉट बी नॉमिनेटेड। जो भी मंत्री होगा वो कभी भी स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा या पार्ट नहीं हो सकता। और हर एक स्टैंडिंग कमेटी का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का ही होता है। ये आप अलग अलग कमेटीज देख सकते हो स्टैंडिंग कमेटीज, जैसे कमेटी ऑन कॉमर्स, कमेटी ऑन होम अफेयर, कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कमेटी ऑन इंडस्ट्री एंड सो ऑन। आगे हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे होगी वहां पर कैसे लेजिस्लेचर का कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ताकि वो जो प्रशासन है उनके ऊपर अच्छे से कंट्रोल रख सकें। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो अमेरिका की लेजिस्लेचर है उसका नाम है कांग्रेस। तो आगे 1-2 बार कांग्रेस का नाम आएगा तो इसका मतलब होगा कि हम अमेरिका की, यूएस की संसद के बारे में बात करें। ठीक है, तो शुरू में ये बात की गई है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जो कंट्रोल होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिल्कुल अलग अलग हमें देखने को मिलता है। कारण उसका ये है कि यहाँ पर बात की जाती है सेपरेशन ऑफ पावर की, शक्तियों का विभाजन जो होगा उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। एंड बेसिस ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, तो जहाँ पर राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति प्रणाली मेनली जहाँ पे होती है, वहां पर हमें सेपरेशन ऑफ पावर
देखने को मिलती है। अच्छा, किन किन के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है? एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन। जो एग्जेक्टिव मेंबर होंगे वो अलग होंगे और जो लेजिस्लेटिव मेंबर होंगे वो अलग होंगे। हमारे क्या होता है, जैसे हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो हमारे लेजिस्लेचर है यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी है, हमारे एमपीज हैं, एमपीज में से ही हमारे होते हैं एग्जेक्टिव मेंबर। मगर अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर लेजिस्लेटिव मेंबर अलग होंगे और एग्जीक्यूटिव मेंबर अलग होते हैं, ठीक है, तो वो सेपरेट होते हैं वहां पे। सो जब हम बात करते हैं यूएस में एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन कौन होता है, तो वो होते हैं वहां के राष्ट्रपति और उनके द्वारा चुने गए सेक्रेटरीज, ठीक है, वहां पे इनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर। एग्जीक्यूटिव शब्द को हिंदी में हम बोलते हैं कार्यकारिणी। तो ये लेजिस्लेचर में नहीं बैठते, ये कांग्रेस में नहीं बैठते, ठीक है, साथ ही साथ ना ही वहां पे कानून बनाते हैं डायरेक्टली और ना ही दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कांग्रेस। ये संसद के प्रति भी जवाबदेह नहीं होते क्योंकि ये वहां पे बैठते नहीं है, वहां का हिस्सा भी नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो टेन्यूर होता है वो फिक्स्ड होता है, वो ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अगर वहाँ लेजिस्लेचर में उनको सपोर्ट है तो तभी वो प्रेसिडेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है उनके डायरेक्ट चुनाव होते हैं। तो ऐसे में इनका जो टेन्योर होता है, आप मान के चलो कि वो पूरा करते हैं हर बार, तो वेरी एक्सट्रीम कंडीशन में ही इनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज नॉर्मली ये अपना जो टेन्योर होता है कार्यकाल पूरा करके ही जाते हैं। सो प्रेसिडेंट नीड नॉट हैव अ मेजोरिटी सपोर्ट इन द कांग्रेस, उनको कांग्रेस में मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती। देन हम बात करेंगे प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरी आर नॉट द मेंबर ऑफ कांग्रेस, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कांग्रेस इन द यूएसए एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द फॉलोइंग टूल्स। तो जो कांग्रेस होती है यानी कि लेजिस्लेचर वहां की किस तरीके से वहां पे कंट्रोल करती है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो वैसे तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे कामकाज इस तरीके से है जहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने सेक्रेटरी के साथ काम करते हैं, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है लेजिस्लेचर के। मगर फिर भी हम वहां पे काफी तरीके से कांग्रेस का कंट्रोल देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जो कांग्रेस होती है वहां की जो लेजिस्लेचर है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे, बहुत सारे कमीशन होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती हैं, उनको क्रिएट करने में कांग्रेस का योगदान होता है। साथ ही साथ उनका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी शक्तियां उनके द्वारा इस्तेमाल होगी, ये भी कांग्रेस के द्वारा ही डिसाइड होता है। इनफैक्ट हम बोलें तो जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन जो होता है, ये एक्चुअली प्रेसिडेंट भी इनके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता, यानी कि ये डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के अंडर नहीं आता। ये अपनी जो रिपोर्ट होती है सबमिट करते हैं कांग्रेस को। तो एक तो ये कंट्रोल हो गया प्रेसिडेंट के ऊपर, उनके सेक्रेटरी के ऊपर। देन कांग्रेस एनेक्ट्स लॉ और अमेंड्स और रिपील द एग्जिस्टिंग लॉज। कोई भी देश में जो कानून है उनको बनाने का काम, नया कानून अगर जरूरत पड़ती है तो वो लेजिस्लेचर यानी कि कांग्रेस के द्वारा बनाया जाएगा। अगर किसी कानून में संशोधन की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, तो वो भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अगर किसी कानून को रिपील करने की, कैंसिल करने की जरूरत महसूस होती है, तो वो भी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाएगा। देन जो फेडरल बजट होता है उसको अप्रूवल देने का काम भी इन्हीं के द्वारा होता है। फेडरल बजट का मतलब जो यूएस का बजट है यानी कि पूरे देश का जो बजट है उसको मंजूरी देने का काम भी इन्हीं के द्वारा हमें देखने को मिलता है। देन बजट प्रेजेंटेड टू द कांग्रेस बाय द प्रेसिडेंट इज थोरोली एग्जामिन्ड एंड रिवाइज्ड बाय इट्स कमेटी एंड सब कमिटीज। बहुत सारी कमेटीज बनाई जाती है, बहुत सारी सब कमेटीज बनाई जाती है लेजिस्लेचर के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, और वो अच्छे से एग्जामिन करते हैं, अच्छे से विश्लेषण करते हैं कि कहीं कहीं इसमें कोई खामी तो नहीं है, एंड देन इसको अपनी अप्रूवल देते हैं। सेनेट आल्सो एंजॉयज द पावर ऑफ कंफर्मिंग हायर अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो सेनेट है, जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट हमारे जैसे होता है लोकसभा और राज्यसभा, ये उनके दो हाउसेस के नाम होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की तरह। तो जो सेनेट होता है, जो बड़ी बड़ी वहां पे अपॉइंटमेंट्स होती है, और वो भी इन्हीं के द्वारा की जाती हैं, यानी कि इनकी मंजूरी भी वहां पे जरूरी होती है। कांग्रेस हैज द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। इम्पीच का मतलब होता है महाभियोग, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है इन एनी एक्सट्रीम कंडीशन,
बहुत ही ज़्यादा मतलब मजबूरी बन जाती है, तो तब ऐसी सिचुएशन में जो देश के राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ महाभियोग भी शुरू किया जा सकता है। महाभियोग का मतलब होता है उनको निकालने का प्रोसेस जो होता है, रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, उसको भी चलाया जा सकता है। कांग्रेस रिक्वायर द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज टू रिपोर्ट देयर पास्ट एक्शन और फ्यूचर प्लान टू इट्स कमिटीज। तो जो वर्किंग जो होगी इनकी, उसमें हम देखते हैं कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके साथ इनका तालमेल बना रहता है। उसका मकसद ये होता है कि जो भी इन द कमिंग टाइम पीरियड उनके द्वारा काम किया जा रहा है और जो उनके द्वारा काम किया जा रहा है, उसके बीच में अच्छे से तालमेल रहे और जो कांग्रेस होगी, उसके ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखती है। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स are required to submit the annual as well as special reports to the Congress। तो जो भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो भी उनके द्वारा कामकाज किया जा रहा है, उसकी जो रिपोर्ट है, वो सबमिट करेंगे कांग्रेस को और कांग्रेस जो होगी, वो सारा कुछ इसके बारे में अच्छे से जज करेगी। तो ये जो है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है चैप्टर कि कैसे लेजिस्लेचर का कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। डायरेक्टली नहीं होता, हमें देखने को मिलता है कि लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करती है और उनसे हमेशा जवाबदेही रहती है उनकी कि वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन से काम ले रहे हैं, ठीक है? तो अगले हम चैप्टर में इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे एग्जीक्यूटिव मेंबर का कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं इसके साथ। कैसे जो देश की जुडिशरी होती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल होता है और आम जो लोग हैं, जनता जो है, सिटीज़न्स, उनका कैसे प्रशासन के ऊपर कंट्रोल होता है। So this is the end of the lecture. Thank you very much.